अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जीना बुक के दूसरे एपिसोड को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अचानक वैसी ही सुस्कारी फिर बुलंद हुई। यूं महसूस होता था गोया हजारों की तादाद में लंबे लंबे अजदहा ये आवाज़ें एक साथ निकाल रहे हों। बार बार ये सिस्कारियां थोड़े थोड़े वक्फे के साथ सुनाई देने लगीं। सरवत का नन्हा सा दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। खुदा जाने ये क्या बला थी। अब्बा ने रिवॉल्वर के दस्ते को मजबूती से थाम लिया और वो भी हैरत से उन आवाजों को सुन रहे थे। सब दम साधे चुप के लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि देखिए अब क्या होता है, मगर खुदा का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। सिसकारी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और फिर इतनी दूर हो गई कि सुनाई देनी भी बंद हो गई। फिर काफी देर तक अम्मी और अब्बा में बातें होती रहीं। वो मशवरा कर रहे थे कि ये आवाजें किस किस्म की हैं, मगर जब दोनों में से कोई भी ठीक ठीक जवाब न दे सका तो मजबूरन वो खामोश हो गए। नींद अब दिमाग पर छाई जा रही थी। अंजम की आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी नींद पक्की होने ही वाली थी कि अचानक वो एक जोरदार आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर से डोल पीटने की आवाज आ रही थी। आवाजें बहुत खौफनाक थीं। बच्चे लाख बहादुर सही, मगर ऐसे सुनसान जजीरे में किसी की मौजूदगी को महसूस कर कर घबरा गए। वो फटी फटी आंखों से अम्मी और अब्बा को देख रहे थे। नईम ने गहरी नींद का बहाना कर लिया, इसलिए वो हिलाने जुलाने के बावजूद नहीं उठा। अब्बा ने रिवॉल्वर हाथ में लिया और अम्मी और बच्चों को अपने पीछे आने का इशारा किया और बाहर निकल गए। आगे आगे वो और पीछे पीछे बच्चे। आवाजें थी कि बंद होने ही में ना आती थी, और ये आवाजें उस मुकाम से आ रही थी जहां बच्चों ने दोपहर का खाना खाया था। अब्बा ने टॉर्च रोशन नहीं की, क्योंकि खतरा था कि अगर कोई हुआ तो वो रोशनी देखते ही हमला कर देगा। फूक फूक कर कदम रखते हुए वो आवाजों के करीब पहुंच गए। कोई बड़ी बेदर्दी से किसी चीज को पीट रहा था। ऐसा लगता था कि वो चीज इसके हाथ से छूट भी जाती है और वो जल्दी से उठाकर दोबारा पीटने लगता है। मुसीबत तो ये थी कि वो जो कोई भी था नजर ना आता था। आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने के बाद अब्बा को कोई सफेद सी चीज हिलती हुई नजर आई। उन्होंने निशाना लेने के बाद ललकार कर कहा, खबरदार, जरा भी मत हिलना, वरना गोली चला दूंगा। उसके बावजूद वो चीजें बदस्तूर हिलती रहीं और आवाजें भी आती रहीं। सरवत रात को तारे गिनने की मशक किया करती थी, इसलिए उसकी निगाह बहुत तेज थी। इससे पहले कि असलम साहब उस चीज पर गोली चला देते, सरवत चीख उठी, अब्बा जी, गोली मत चलाइएगा, ये तो वही लंगूर का बच्चा है। धक तेरी की। अंजम ने झुंझलाकर अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। और देखिए अब्बा जी, सरवत ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, उसके हाथ में फ्राई पैन है, ये खेमे से निकाल कर लाया होगा और अब उसे बजा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम बेकार ही परेशान हुए। अंजम ने मुंह बना लिया। असलम साहब मुस्कुरा रहे थे और साथ ही अम्मी भी हंस रही थी। देखो बेटा, असल में खौफ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, असलम साहब ने कहा। अगर तुम्हें खौफजदा होने की आदत हो तो तुम हर वक्त डरे रहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ताकतवर हो और तुम मामूली बातों पर ध्यान देने के आदी ना हो तो ख्वाह जंजला ही आ जाए, तुम अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये बात हमेशा याद रखना। पूरी रात लंगूर का बच्चा उन दोनों ही के पास रहा। अब वो इस कदर हिल चुका था कि जो कुछ वो कहते वही करता। सूरज निकलने के बाद उसने जल्दी से अंजम का हैट उठाकर अपने सर पर रख लिया और फिर कलाबाजियां फेरता हुआ एक दरख्त पर चढ़ गया। अंजम और सरवत नीचे खड़े हुए उसे डांटते रहे। फिर उन्होंने मोहब्बत से काम लिया और खुशामद शुरू की। तब कहीं जाकर सिर्फ इतना हुआ कि लंगूर नीचे आ गया और फिर उन्हें परेशान करने के लिए उनके आगे आगे भागने लगा। ऊंची नीची चट्टानों को फलांगते, कड़ों को अबूर करते वो दोनों आगे ही आगे भागते जा रहे थे। सरवत ने अंजम को मना भी किया कि क्या झोंपड़ी से इतनी दूर जाना अच्छा नहीं है, मगर वो अंजम ही क्या जो किसी की बात मान ले। सुनी अनसुनी करके वो लंगूर के बच्चे के पीछे दौड़ता ही रहा। आखिर उस वक्त था जब वो शरीर पास के एक दरख्त पर चढ़ गया। अंजम तो खैर उसे नीचे ही से घूरता रहा, मगर सरवत उसकी हरकतें बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। लंगूर का बच्चा बार बार दरख्त की ऊंची शाखें हिला रहा था,
और साथ ही एक घोंसले में से कुछ उठाकर खाता भी जाता। सरवत को परिंदे के अंडे जमा करने का बहुत शौक था। उसने सोचा हो सकता है घोंसले में किसी खास परिंदे के अंडे मिल जाएं और दरख्त पर चढ़ने के बाद जिमी भाई का हैट भी हाथ आ जाएगा। ये सोचकर उसने दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। अंजम को उसी जगह खड़े रहने की हिदायत करके वो बड़ी एहतियात और होशियारी के साथ दरख्त पर चढ़ने लगी। लंगूर खामोशी से उसे ऊपर आते देखता रहा। जब सरवस उस गुदे पर पहुंच गई जहां घोंसला था, तो लंगूर उछलकर उस पर लिपट गया और खूं खूं करने लगा। अरे अरे, सरवत हंसती हुई बोली, तुम तो मेरे पक्के दोस्त ही बन गए। वाह, शाबाश। लाओ अब जिमी भाई का हैट दे दो, वरना वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को नहीं देंगे। लंगूर इशारा समझ गया और जब सरवत ने उसके सर पर से हैट उतारा तो अंजम की तरफ फेंक दिया। मोहब्बत इंसान के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत वो मुंह रोज जानवरों को भी जेर कर सकता है। सरवत लंगूर के बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आती थी, इसीलिए अब वो उसका दोस्त बन चुका था। सरवत जब हैट फेंक रही थी तो उसने देखा कि अम्मी, अब्बा और नईम उन दोनों को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे हैं। सरवत ने उन्हें देखकर आवाज दी और चीख कर बताया कि वो दोनों कहाँ हैं। उनकी आवाज सुनकर असलम साहब जल्दी ही वहां आ गए और फिर उस सरवत से नीचे उतरने के लिए कहने लगे, आती हूँ अब्बा जी, अभी आती हूँ। सरवत ये कहकर जैसे ही नीचे उतरने के लिए मुड़ी, उसकी नजर घोंसले पर पड़ी जिसे वो ऊपर आते ही भूल गई थी। अंडों के शौक में जब उसने घोंसले की तरफ हाथ बढ़ाया तो ये देखकर हैरान रह गई कि घोंसले में तिनकों के अलावा कपड़ों की धज्जियां, निब वाला कलम, एक दो सिक्के और कुछ हड्डियां पड़ी हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हड्डियों के बिल्कुल ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा लकड़ी का डब्बा भी रखा हुआ था, जिसमें तांबे और चांदी के पत्थर से बेल बूटे बने हुए थे। सरवत की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। उसने डब्बा हाथ में लेकर देखा और फिर चिल्लाई, अब्बा जी, यहाँ इस घोंसले में से ये डब्बा मिला है, ले आऊं? डब्बा? असलम साहब ने हैरत से कहा, कैसा डब्बा? एक खूबसूरत सा चांदी का डब्बा। ले आओ, जल्दी ले आओ, उसमें जरूर कोई खजाना होगा, असलम साहब ने बेसब्री से कहा। और सरवत जब वो डब्बा लेकर नीचे आ गई तो असलम साहब ने उसे खोला। डब्बा पुराने होने की वजह से बड़ी मुश्किल से खुला, मगर उसे देखते ही अंजम की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। नईम खामोशी से खाली डब्बे को देखता रहा, मगर जब असलम साहब ने उसके अंदर हाथ डालकर एक किताब निकाली तो नईम से न रहा गया। तवक्का के खिलाफ खजाना तो बरामद ना हुआ, लेकिन अगलब है कि इस किताब के अंदर से कुछ राज हाय सरबस्ता मुनकशफ हो जाएंगे। अम्मी ने उसकी ये बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। अब वो भी नईम की इन बातों से उकता गई थी। 3 फुट का छोकरा और बातें बुजुर्गों वाली। उससे सिर्फ इतना कहना था कि डब्बे में से खजाना तो नहीं निकला, लेकिन हो सकता है कि किताब से कोई राज खुले। भला इतनी सी बात को इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत थी? मगर यह बात सिर्फ अम्मी ने सोची थी। बाकी सब तो बेताबी से वो छोटी सी डायरी देख रहे थे जो अब असलम साहब के हाथ में थी, और वो उसे खोल कर पढ़ रहे थे। जूं जो वो सफ़हात पलटते जाते, उसी कदर उनकी खुशी बढ़ती जाती। जब उन्होंने डायरी बंद कर ली तो सब ने देखा कि उनके चेहरा खुशी के मारे जगमगा रहा है, और शायद ये खुशी की ज्यादती ही थी कि वो खड़े न रह सके और जल्दी से एक छोटी सी चट्टान पर बैठ गए। क्या कोई खास बात है? अम्मी ने पूछा। हाँ, यहाँ इस जजीरे में खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। खुशी के मारे उसके मुंह से आवाज भी ना निकल रही थी। खजाना? अंजम, सरवत और नईम तीनों एक साथ चिल्लाए। हाँ भाई, खजाना। असलम साहब ने अब खुद पर काबू पा लिया था। ये डायरी कैप्टन सिल्वर की है। आज से करीब 200 साल पहले उसने जनवरी के महीने में ये डायरी खत्म की थी और फिर उसे एक डब्बे में बंद कर कर कहीं रख दिया होगा। बाद में किसी न किसी तरह ये उस घोंसले में पहुंच गई होगी। हो सकता है तुम्हारा ये लंगूर ही उसे किसी जगह से निकाल कर लाया हो और फिर उसे घोंसले के अंदर रख दिया हो। लंगूर अपना घोंसला तो बनाते ही नहीं। जरूर ये किसी परिंदे का घोंसला होगा, जिसके अंडे खाने के बाद लंगूर साहब ने उस पर कब्जा जमा लिया
और साथ ही डब्बा भी वहां लाकर रख दिया। मगर भाई, हम इस बहस में क्यों पड़ गए हैं? डब्बा वहां किस तरह पहुंचा? हमें तो ये सोचना चाहिए कि क्या डायरी में लिखी हुई बातें दुरुस्त भी हैं या नहीं। ये कहकर असलम साहब ने डायरी दोबारा खोली और उसके वो सफ़ात बुलंद आवाज में पढ़ने लगे जिनमें कैप्टन सिल्वर ने काले जजीरे में दफन किसी खजाने का तस्करा किया था। 4 जनवरी 1880। आज सुबह ही से जबरदस्त तूफान आया हुआ है। मेरे साथी मल्ला बहुत परेशान है। तिजारत के जिस सामान को साथ लेकर मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मुझे डर है कि वो कहीं हम लोगों के साथ ही समुंदर में गर्क ना हो जाए। ये सामान दर हकीकत बहुत बड़ा खजाना है। हीरे, जवाहरात और सोने के लातादाद बर्तन एक बहुत बड़े संदूक में बंद हैं। ये सामान हिंदुस्तान के बादशाह के हाथ फरोख्त करने के लिए मैं अपने साथियों के साथ जा रहा हूँ। 5 जनवरी 1880। तूफान रात भर जारी रहा। मैं खुद भी बहुत आजिज आ गया हूँ। समंदर की तूफानी लहर मेरे जहाज को धकेल कर करीब के जजीरे में ले जा रही है। मैंने अपने ताजिर दोस्तों से सुन रखा है कि ये जजीरा काला जजीरा कहलाता है और यहाँ एक जंगली कौम मांबा रहती है। हुआ करे, मुझे अपने हथियारों पर पूरा भरोसा है। 6 जनवरी 1880। कल रात 1 बजे मेरा जहाज जजीरे की चट्टानों से टकरा गया था। खुदा का शुक्र है कि सामान तिजारत महफूज है। पूरे दिन हमारी मांबा कौम से जंग होती रही। ये लोग बिल्कुल काले हैं और नंग धड़ंग रहते हैं। उनका हथियार सिर्फ नेजा है। नेजा फेंकने में उनकी महारत का जवाब नहीं। उनके खौफनाक नेजों से हमारा भारी जानी नुकसान हुआ है। 7 जनवरी 1880। मेरे खुदा, सिर्फ मैं ही अपनी साथियों में से अकेला बचा हूँ। मैं जख्मी भी हूँ। हो सकता है कि मर ही जाऊं, मगर जीते जी मैं मांबा लोगों के हाथ ना आऊंगा। हो सकता है वो मेरा खजाना हासिल करना चाहें, मगर वो ऐसा इसलिए ना कर सकेंगे कि खजाना मैंने गुज़िश्ता रात एक मुकल्लम पर छुपा दिया है। सिर्फ वही उसे पा सकता है जो मोर्चा पर लिखी हुई मेरी तहरीर पढ़ ले। सरवत सांस रोके असलम साहब की बातें सुन रही थी और जब उन्होंने डायरी पढ़ ली तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। बस, डायरी यहाँ आकर खत्म हो जाती है, असलम साहब ने कहा। फिर अम्मी ने पूछा, तो इसका मतलब यही हुआ कि कैप्टन सिल्वर 7 जनवरी 1980 तक जिंदा रहे? हाँ, इससे तो यही मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मरीहा क्या चीज है और कहाँ है? अंजुम ने दरियाफ्त किया। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, सरवत ने कुछ सोचते हुए कहा। मरीहा नाम की चीज उस मुकाम के करीब ही होगी जहाँ कैप्टन सिल्वर ने जंगी मांबाओं से जंग लड़ी थी, क्योंकि जख्मी होने की हालत में कैप्टन सिल्वर साहिल से बहुत दूर अंदर की तरफ हरगिज नहीं जा सकते था। वाह! असलम साहब ने सरवत को तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, तुम तो बेटी बड़ी अच्छी सुरागा साबित हुई हो। कानून कुदरत है कि मुसीबत के वक्त खुदा की मदद इंसान पर साया फगन होती है। नईम ने कहा। क्या बात हुई? असलम साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह अब्बा जी, इस बकरात का मतलब ये है कि मुसीबत के वक्त खुदा अपने बंदों की मदद करता है। अंजम ने जल कर कहा। क्यों नईम, यही कहना चाहते हो ना? तुमने सही मतलब निकाला। बुनियादी तौर पर देखो मियाँ नईम, खुदा के लिए आसान जुबान बोला करो, मुझे उलझन होने लगती है। अम्मी चिढ़कर बोली। भाई, बात मरीहा की हो रही थी, असलम साहब ने गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए कहा। सरवट ठीक ही कह रही है अब्बा जी, अंजम ने कहा। जरूर यही हुआ होगा। अगर हमें किसी तरह ये पता लग जाए कि कैप्टन सिल्वर आज से 200 साल पहले जजीरे के कौन से मुकाम पर उतरा था और किस साहिल पर उसका जहाज डूबा था, तो ये मसला भी आसानी से हल हो सकता है। ये तो हम बाद में सोचेंगे, मगर बेटे मैं एक मसले पर गौर कर रहा हूँ। कौन सा मसला अब्बा जी? झोंपड़ी का मसला, उन्होंने कहा। जैसा कि तुम्हें मालूम है, चंबेली साबन वालों ने कहा था कि काले जजीरे पर कंपनी की तरफ से एक खूबसूरत झोंपड़ी बना दी गई है और उसमें इतना सा सामान दिया गया है जो 6 महीने के लिए काफी है। मगर यहाँ आकर ना तो हमने झोंपड़ी देखी और ना ही खाने पीने का सामान मिला। ऐसा तो नहीं अब्बा जी कि हम जजीरे के किसी और हिस्से में उतर गए हों?
अंजम ने पूछा। और कंपनी वालों की तरफ से बनाई गई झोंपड़ी जजीरे के किसी और हिस्से में हो, सरवत ने ख्याल जाहिर किया। ये भी करीन कयास है, वो मुकाम किसी दूसरे साहिल के गिरदोनुमा में हो। नईम जल्दी से बोला। अम्मी ने नाक भवें चढ़ाकर नईम को देखा, मगर उसने जल्द ही निगाहें चुरा ली। असलम साहब अभी तक उसी ख्याल में गर्क थे, इसीलिए उन्होंने नईम की बातों पर तवज्जो ना दी। हाँ, नईम ने जो कहा था वो उसका मतलब अच्छी तरह समझ गए थे। वो सोच रहे थे कि नईम का ख्याल दुरुस्त है। हम लोग जब से यहाँ आए हैं एक ही मुकाम पर जम कर बैठ गए हैं। हमें चाहिए कि जजीरे का पूरा चक्कर भी लगाएं। जब असलम साहब ने अपना ये ख्याल अम्मी से जाहिर किया तो वो बहुत खुश हुई और बोली, बस तो हम अभी पूरे जजीरे को छान लेते हैं। ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। असलम साहब ने कहा। माना कि जजीरा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ऊंची नीची चट्टानों को फलांगते हुए और सिरे से उस सिरे तक जाना, एक जुनूब से शुमाल और मशरिक से मगरिब का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम है। मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे दरख्तों के तनों को काट कर हम एक राफ्ट बना लें। राफ्ट क्या होता है अब्बा जी? सरवत ने पूछा। लकड़ी के तख्तों पर रस्सी और कीलों से जोड़कर एक बड़ा सा तख्ता बना लिया जाता है, उसे राफ्ट कहते हैं। जब यह राफ्ट समंदर या दरिया में डाला जाता है तो वो डूबता नहीं। ये तो एक तरह की कश्ती हुई, अंजम ने कहा। कश्ती और राफ्ट में फर्क है, असलम साहब ने कहना शुरू किया। कश्ती ऊंची होती है और उसके अंदर समंदर का पानी नहीं आ सकता, लेकिन राफ्ट सतह समुद्र से सिर्फ 10-12 इंच ही ऊंचा होता है। यानी इतना ही जितना के गद्दे की मोटाई, सरवत ने जल्दी से कहा। बिल्कुल। और चूंकि हर तन्ने के दरमियान थोड़ा सा फासला होता है, इसलिए पानी तनों में से आता और जाता रहता है, मगर राफ्ट डूबता नहीं। लकड़ी ही लकड़ी होती है ना, और लकड़ी पानी में डूबती नहीं। अंजम और सरवत ने इस तरह सर हिलाया जैसे समझ गए हों। असलम साहब ने फिर कहने लगा, बस तो फिर हम राफ्ट बनाकर उस पर चढ़ जाएंगे और फिर उसे लंबे लंबे बांसों और चप्पुओं से कहते हुए जजीरे का पूरा चक्कर लगा लेंगे। मैं राफ्ट पर एक बांस गाड़ कर उसमें चादर बांध दूंगा और यूं एक बादानी कश्ती बन जाएगी। अंजम ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। अम्मी को भी ये बात पसंद आई और फिर सब खेमे की तरफ वापिस आ गए। सरवत के कंधे पर लंगूर का बच्चा अभी तक सवार था। रास्ते में सरवत कहने लगी, जिमी भैया, इसका नाम क्या रखूं? इसका नाम नईम रख दो। हमारा नईम भी तो ऐसा ही है, अंजम ने शरारत से नईम को देखते हुए कहा। नईम ये सुनकर तिनक गया और असलम साहब से शिकायत करते हुए कहने लगा, देखिए चचा जान, इनकी आकबत ना अंदेशी अपने तंजिया मिजाज के लिए मुझे ही तख्ते मश्क बना रहे हैं। सरू, अंजम ने सुनी अनसुनी करके कहा, तुम फेरोजे लुगियात साथ लाई हो? नहीं तो जिमी भैया। सरबत ने हैरत से मुंह खोल लिया। अफसोस, फिर किस तरह इस इलामा इकबाल की बातें समझेंगे? भाई नईम का मतलब है कि तुम उसी से मजाक ना किया करो। असलम साहब भी मुस्कुरा रहे थे। तुम बीच में कहां से आ कूदे? सरवत ने नईम को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा। मैं इस लंगूर का नाम रखने का सोच रही हूँ। नाम? हाँ नाम। अंजम सोचने लगा। मेरे ख्याल में इसका नाम गुड्डू ठीक रहेगा। हाँ नाम तो अच्छा है, अम्मी ने जवाब दिया। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। सरवत तालियां बजाने लगी। वापिस आ जाने के बाद असलम साहब करीब के छोटे छोटे दरख्त कुल्हाड़ी से काटने लगे। जब 20 दरख्त कट गए तो चाकुओं से उन्हें साफ किया और फिर रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बांधकर उन्हें आपस में जोड़कर 12 फुट मुरब्बे में एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उस प्लेटफॉर्म को सब ने मिलकर समंदर में धकेल दिया और फिर असलम साहब ने एक मत्सूल बीच में गाड़ दिया। उसके बाद रस्सी के जरिए उस मत्सूल में एक मोटी सी चादर बांध दी गई। चंद हथियार भी साथ ले लिए गए ताकि आड़े वक्त में काम आए। दोपहर के 3 बजे वो सब अपने इस अनोखे सफर पर रवाना हो गए। अंजम और सरवत को तो यूं लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हों। नईम की भी बांछें खिली हुई थी। अम्मी नईम की लंबी चौड़ी बातों से उकता चुकी थी, लेकिन वो इतना जरूर मानती थी कि लड़का है अक्लमंद।
असलम साहब को तवक्का थी कि वो जगह जरूर ढूंढ लेंगे जहां डायरी के मुताबिक कैप्टन सिल्वर आकर उतरा था, और उन्हें यकीन था कि वो 200 साल गुजर जाने के बाद भी कोई ना कोई निशान वहां बाकी जरूर रह गया होगा। समंदर के किनारे का पानी इतना साफ और शफाफ था कि बाज वक्त तो अंजम और सरवत को नीचे तह में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर तक नजर आ जाते। रंग बिरंगी और अजीबो गरीब मछलियां बिल्कुल साफ साफ नजर आती थी। अंजम को तो ये बिल्कुल नया खेल हाथ लग गया था। वो घुटनों के बल राफ्ट पर बैठ गया और दाहिने हाथ से आंखों पर छज्जा बनाकर समंदर की तह को घूर घूर कर देखने लगा। कभी कोई बड़ी सी मछली सांस लेने के लिए हाजिरे सतह पर से ऊपर आ जाती तो वो डर कर अपना चेहरा ऊंचा कर लेता, वरना कोशिश उसकी यही थी कि मुंह पानी से इतना करीब आ जाए कि नाक तक उसमें डूब जाए। सरवत चप्पू चलाने में असलम साहब की मदद कर रही थी। अम्मी और नईम ने दूसरा चप्पू संभाल रखा था। राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले लेती समंदर में चट्टानों के साथ साथ बढ़ रही थी। काफी दूर आ जाने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहां असलम साहब के ख्याल के मुताबिक कैप्टन सिल्वर ने डेरा जमाया था। अम्मी और असलम साहब जजीरे के अंदर उचक उचक कर ये भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनी वालों ने वादे के मुताबिक कोई झोंपड़ी वहां बनवाई भी है या नहीं। ना तो झोंपड़ी नजर आई और ना ही कैप्टन सिल्वर वाली जगह। असलम साहब नाउम्मीद हो चुके थे कि अचानक अंजम ने कोई चीज नजर आई और वो बुरी तरह चिल्लाया, रुकिए, अब्बा जी रुकिए, पानी के नीचे कुछ सामान पड़ा है। नईम और असलम साहब ने दो लंबे लंबे बांस फौरन गीली रेत में गाड़ दिए और राफ्ट ऐसे रुक गई जैसे कि उसमें किसी ने ब्रेक लगा दी हो। उसके बाद सब ने पानी के अंदर झांकना शुरू किया। पानी चूंकि साफ और शफाफ था इसलिए सामान तो बेशक नजर आ रहा था, मगर लहरों की वजह से हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सबकी बांछें खिल गईं। असलम साहब ने अंदाजा लगाया कि सामान बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, बस मुश्किल से यही कोई 30 फुट की गहराई में होगा। उन्हें यकीन था कि यही सामान कैप्टन सिल्वर का है और मुमकिन है यही वो खजाना है जिसे उन्होंने जंगों के डर से पानी में फेंक दिया था। मगर सवाल ये था कि क्या 200 साल बाद भी वो सामान अच्छी हालत में मिल सकता है? इसका जवाब तो उसी वक्त मिल सकता था जब कि कोई नीचे जाकर उस सामान को निकाल कर बाहर ले आता। अंजम और नाइम बहुत अच्छे तैराक थे, मगर असलम साहब की मौजूदगी में वो हिम्मत नहीं कर सकते थे कि पानी में गोता लगा जाए। उधर असलम साहब ने इतनी ही देर में यह फैसला कर लिया था कि वो खुद गोता मारेंगे और पानी में से वो सामान बाहर लाएंगे। देखो अंजम, उन्होंने कहा, मैं रस्सी लेकर नीचे जाता हूँ और उससे सामान को बांध देता हूँ। जब मैं रस्सी हिलाकर इशारा करूँ तो तुम सब मिलकर सामान ऊपर खींच लेना, ठीक है? ठीक तो है अब्बा जी, मगर आप इतनी देर पानी के अंदर किस तरह ठहरे रहेंगे? अंजम ने सही बात सोची थी। असलम साहब ने दिल ही दिल में उसकी तारीफ की और फिर बोले, ठीक है बेटे, अच्छा मैं सामान बांध कर ऊपर आ जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ मिलकर उसे खींच लूंगा। अब असलम साहब ने गोता लगाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कमीज उतार दी, पंजों के बल खड़े होकर एक लंबा सांस लिया, हाथों को आगे बढ़ाया और फिर अल्लाह का नाम लेकर समंदर में कूद पड़े। गहरे सब्ज रंग के पानी की चादर हर सिमत उछली। असलम साहब पानी को चीरते हुए गहराई की तरफ चले। उन्हें जल्द ही वो सामान नजर आ गया। लकड़ी के 10-15 बड़ी बड़ी पेटियां थीं। उन्होंने फौरन एक पेटी को रस्सी से बांध लिया और रस्सी हिलाकर अंजम को इशारा किया कि वो सब मिलकर पेटी ऊपर खींचने की कोशिश करें। इतनी सी देर में उनकी सांस फूल गई, इसलिए वो फौरन ही सतह पर आ गए। पहले उन्होंने सांस लिया और फिर राफ्ट पर चढ़कर रस्सी खींचने लगे। सबने मिलकर जोर लगाया, इसलिए पेटी कुछ ही देर में ऊपर आ गई। असलम साहब फिर पानी में कूद पड़े और उन्होंने लकड़ी की पेटी को ऊपर उठाने में सहारा दिया। जब वो दोबारा राफ्ट पर आने के बाद पेटी खोल रहे थे तो अचानक उनकी नजर लकड़ी के तख्ते पर लिखी हुई एक तहरीर पर पड़ी। जो कुछ लिखा था उसे पढ़ते ही वो भौंचक्के रह गए। उनकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं और फिर उनकी तरह दूसरे भी हैरत और ताज्जुब से एक दूसरे को देखने लगे। पेटी पर लिखा था, चंबेली सूप कंपनी।
असल में वो पेटियां चंबेली साबन कंपनी वालों की थी, मगर वो यहाँ समंदर में किस लिए गर्क हो गई? असलम साहब ने जब ये सवाल अम्मी से किया तो वो बोली, समझ में नहीं आता क्या किस्सा है। मैं तो समझती थी कि कैप्टन सिल्वर का सामान होगा। हालात नहायत नामुनासिब और नाकाबिले फहम होते जा रहे थे। नईम ने बड़ी डिक्शनरी खोल दी। नईम, तुम कभी तो अपनी चोंच बंद रख लिया करो, अंजम ने झिंझलाकर उसे डांटा। असलम साहब कुछ सोच रहे थे। नईम की बात सुनकर अचानक चौंक कर बोले, तुम दुरुस्त कह रहे हो। हालात वाकई हैरत अंगेज और समझ में ना आने वाले होते जा रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या है? ये पेटियां? मैं बताऊं अब्बा जी? सरवत ने जल्दी से कहा। हाँ बताओ। ये हरकत हमारे किसी दुश्मन की है। दुश्मन? मगर हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन नहीं तो फिर ये हरकत किसने की है अब्बा जी? मेरा ख्याल है किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। अंजम अपने दांतों से निचले होंठ को काटता हुआ कुछ सोच रहा था। फौरन ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने बेकरारी से कहा, मुझे याद आ रहा है अब्बा जी, जरूर यही बात है। क्या बात है? अम्मी ने पूछा। जब हम सफर पर रवाना हो रहे थे तो बंदरगाह पर मैंने एक खौफनाक से आदमी को देखा था, जो हमें लगातार घूर रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? असलम साहब ने घबरा कर कहा। मैंने तब उस आदमी को इतनी अहमियत नहीं दी, मगर अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि सरू ठीक कह रही है। जरूर हमारा कोई दुश्मन है। जी हाँ, सरू ने जल्दी से कहा। ये तो वो हमारे साथ ही है, या फिर उसने हमसे पहले यहाँ आकर कंपनी वालों की दी हुई चीजें साहिल में से उठाकर समुद्र में फेंक दी। बिल्कुल यही बात है, असलम साहब ने जोशीली आवाज में कहा। शाबाश बेटी, तुमने वाकई बहुत कारामद बात नोट की। लेकिन तुम्हारा ये कहना कि दुश्मन हमारे साथ ही है, कुछ जचता नहीं। हम चारों के अलावा सिर्फ नईम हमारे साथ है, और उस पर शुबा करना बेमैनी है। खैर, नईम पर तो हम शुबा नहीं कर रहे, लेकिन हमें सोचना जरूर पड़ेगा कि वो आदमी है कौन। सब सर जोड़कर बैठ गए। उस अरसा में असलम साहब ने राफ्ट को साहल से लगा दिया और अब वो रेत में फंसी हुई थी। अपने बारे में सुनकर नईम के कान तो जरूर खड़े हो गए थे, लेकिन जब शक उस पर से टल गया तब उसने इत्मीनान का सांस लिया। फिर भी वो परेशान जरूर दिखाई देता था। बहुत देर के सोच विचार के बाद असलम साहब ने जो हल निकाला वो तकरीबन ये था। जब वो सब लोग उस काले जजीरे की तरफ रवाना हुए थे तो कोई नामालूम शख्स ये नहीं चाहता था कि वो जजीरे में जाएं। वजह बस यही कि जजीरे में लाजमी तौर पर कोई खजाना मौजूद है, और अब ये बात कैप्टन सिल्वर वाली डायरी से साबित भी हो चुकी है। वो नामालूम शख्स उनकी बराबर निगरानी करता रहा। चंबेली साबन वालों ने जो सामान जजीरे में भिजवाया था, वो उस शख्स ने उन लोगों के जजीरे से पहुंचने से पहले ही समंदर में फेंक दिया। मगर क्यों? इसलिए कि ये लोग जजीरे में खाने पीने की चीजों की कमी के बाद ज्यादा दिन तक ना ठहर सके। कंपनी वालों की तरफ से बनाई हुई झोंपड़ी भी यकीनन जजीरे में जरूर होगी, और हो सकता है वो अब अपनी असली हालत में ना हो। उस शख्स ने झोंपड़ी को भी बर्बाद कर दिया होगा। अगर ये सब बातें ठीक हैं तो फिर वो नामालूम दुश्मन है कौन? सिर्फ एक शख्स पर शक जाता है, और वो था मुल्ला सूरमा। अगर असलम साहब का दिल कहता था कि इतना शरीफ और हंसमुख आदमी भला उनका दुश्मन किस तरह हो सकता है। उसके अलावा एक आदमी और था, यानी वो शख्स जिसने चंबेली साबन कंपनी की तरफ से असलम साहब को मुबारकबाद दी थी और बताया था कि उनके लिए काले जजीरे में एक झोंपड़ी और 3 महीने तक काम आने वाले खाने पीने का सामान मुहैया किया जा रहा है। उस आदमी ही को उनके सफर से दिलचस्पी हो सकती थी। जब असलम साहब ने अपना ये ख्याल सबके सामने जाहिर किया तो अंजम फौरन बोला, लेकिन अब्बा जी, उनके अलावा भी और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कौन से लोग? असलम साहब ने हैरत से पूछा। हमारे काले जजीरे आने वाली खबर हर अखबार में छपी थी, और हजारों आदमियों ने वो खबर पढ़ी होगी। मुमकिन है उनमें से किसी एक के लिए वो खबर अहमियत वाली हो, और उसने हमारे रास्ते में ये रुकावटें डाली हों। सरवत ने कहा। तुम्हारे फहीम और दराक की दाद न देना बुखिल होगा, अंजम, नईम बोला।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अक्लमंदी की दाद न देना कंजूसी मानी जाएगी। अंजम ने फौरन मतलब बयान किया और नईम को छींकते देखकर कहका लगाने लगा। वाकई बेटा, तुमने बहुत पते की बात नोट की है। असलम साहब का सीना खुशी के मारे फूल गया। फिर तो हमें ये कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। अम्मी बोली, हाँ, दुश्मन बेशक है, मगर हमें उनसे टक्कर लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सरवत ने कुछ सोचते हुए और जजीरे के अंदर उचक उचक कर देखते हुए जवाब दिया। कुछ ही देर बाद मुहिम जो इंसानों का ये छोटा सा काफिला जजीरे के अंदर एहतियात से चल रहा था। असलम साहब के हाथों में रिवॉल्वर और वो इधर उधर देखते हुए बढ़ रहे थे। तेज हवाओं की वजह से पाम के दरख्तों के पत्ते आपस में टकरा कर बड़ा डरावना शोर पैदा कर रहे थे। कभी कभी लंगूर के जोड़े एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते हुए नजर आ जाते। उनके इस तरह कूदने पर हजारों की तादाद में परिंदे उड़ने लगते और उनके चीखों से पूरा जंगल गूंज उठता। अंजम और सरवत लाख न डर सही, लेकिन बाद दफा वो भी चौंक कर झाड़ियों में देखने लगते और कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ रही। न जाने क्या बात थी, अंजम को रह रह कर यही एहसास हो रहा था कि जैसे कुछ छुपी हुई आंखें उन्हें देख रही हों। कभी कभार उन्हें झाड़ियों में कोई काली सी चीज चमकती हुई दिखाई देती। पत्ते और लंबी लंबी टहनियां एक बार जोर से हिलती और फिर कुछ नहीं। अंजम के साथ ही असलम साहब भी खतरे की बू सूंघ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था गोया बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। असलम साहब सोच रहे थे कि उन्हें जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। वो तो सिर्फ झोंपड़ी और कैप्टन सिल्वर की निशानियां देखने के लिए आए हैं और जल्द से जल्द चीजें देखकर उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। थोड़े फासले पर उन्हें एक साफ और हमवार जगह नजर आई। करीब से जाकर देखने पर मालूम हुआ कि वहां पर अभी तक कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिससे जाहिर होता है कि उस मुकाम पर कोई झोंपड़ी थी। लेकिन अगर झोंपड़ी थी तो आखिर गई कहाँ? नईम और अंजम आस पास पड़ी हुई ऐसी चीजें इकट्ठी करने लगे जो उनके ख्याल में झोंपड़ी की थी। उनके साथ असलम साहब, अम्मी और सरवत भी इधर उधर कुछ तलाश करने लगे। एक दो मुकाम पर ऐसे गड्ढे भी नजर आए जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर झोंपड़ी के डंडे गाड़े गए थे। ये सबूत बहुत पक्का था कि झोंपड़ी वहां मौजूद थी और उन लोगों के किसी दुश्मन ने जानबूझकर उसे तोड़कर समंदर में फेंक दिया था। उन्हें यकीन था कि अगर समंदर के चारों तरफ घूम कर देखा जाए तो किसी न किसी मुकाम पर झोंपड़ी के टूटे हुए हिस्से जरूर मिलेंगे। मगर अब इस दर्द सरी की क्या जरूरत थी, जबकि ये सबूत ही मिल चुका था कि कंपनी वालों ने वहां झोंपड़ी जरूर बनवाई थी। लेकिन उससे भी बड़ा एक उम्दा सबूत अंजम के पास था। जिस वक्त सब लोग इधर उधर देखते फिर रहे थे तो अंजम को जमीन पर एक बड़ी चीज पड़ी हुई नजर आई और उसने जल्दी से वो चीज दूसरों की नजरों से बचाकर निक्कर की जेब में रख ली। वो दरअसल एक बटन था और अंजम अच्छी तरह जानता था कि वो बटन किसका है।